बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान अरशद और नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी। हमारे आज के इस प्रोग्राम का सेगमेंट है आस्क ए जीपी, जिसमें आप हमारे जो स्पेशल कंसल्टेंट हैं, जो मेहमान हैं, उनसे आप सवालात कर सकते हैं अपनी सेहत के मतलब और कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे अगर आप इफ़ेक्ट हुए हैं तो आप हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं मेहमान जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में आप बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफ़ोन नंबर अभी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे सवाल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूँगा। डॉक्टर साहब आपके पास मैं मेन सवाल पर आने से पहले ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो क्या है, क्या अपडेट्स हैं, क्या फ़िगर्स हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी थोड़ी सी हालात बेहतर हैं। जैसे कि पिछले फ्यू मंथ से हम जो चीज़ देख रहे थे, आहिस्ते आहिस्ते लॉकडाउन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है और जो रेट्स ऑफ इन्फेक्शन है वो भी डाउन है और जो लोगों के हॉस्पिटल में एडमिशन्स हो रहे थे या जो अमवात हो रही थी वो भी काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी हैं। तो इन अ नटशेल सिचुएशन इज़ मच बेटर दैन व्हाट इट वाज फ्यू मंथ्स बैक। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो सबसे बड़ी डर है हमें वो है रिसर्च का कि दोबारा कहीं कोविड की वही सूरत हाल ना हो जाए जो हमें पिछले फ्यू मंथ्स बैक लाइक अप्रैल में या मई में थी। तो उसके लिए एहतियात के लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जा रहा है हर जगह पे। ज़ाहिर है लाइफ तो दोबारा से शुरू होनी ही है आज या कल, लेकिन उसमें एहतियात से ये होगा कि हम जो इन्फेक्शन है उसको दोबारा उसी तरह होने से कम रोक सकते हैं, क्योंकि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। खुदा न खास्ता अगर रिसर्च होती है या दोबारा इसी तरह इन्फेक्शन का होता है तो हम किस तरह इसको कोप करेंगे। उसके साथ साथ जो NHS इस वक्त या GPs या हॉस्पिटल्स में जो लोग थोड़ा सा परेशान हैं वो विंटर के लिए भी हैं क्योंकि खुदा न खास्ता विंटर तक कोविड की सर्ज होती है या वैक्सीन नहीं आती है तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि ये याद रखने की बात यह है कि वैसे भी फ्लू जो होता है नॉर्मली बहुत डिसरप्टिव होता है हमारे लिए NHS में, GPs के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, ख़ास के नवंबर दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक बहुत सारी अमवात वैसे ही फ्लू से बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ास के एल्डरली पॉपुलेशन में। तो उसके अलावा एक नई चीज़ का कोविड का आना तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह इसको हम दोनों को निपटेंगे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है NHS के लिहाज से तो, और लोगों को भी चाहिए कि इस चीज़ को रियलाइज़ करें मेरे ख़्याल में कि ये जो है ये आम जैसे लोग हम करते थे नॉर्मल हालात में वो हालात नहीं है। इसलिए लोगों को अपने ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का, हाथ धोने का और लोगों से एक दूसरे के साथ मिलने में, हर चीज़ में एहतियात का ज़रूर ख्याल रखें। इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर साहब कि अभी जो ईज़ हुआ है लॉकडाउन वगैरह मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लॉकडाउन जो है वो ईज़ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एहतियात का पहलू है वो नहीं हमें छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अदरवाइज़ जो है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर, क्योंकि अभी भी इसके इम्कानात हैं, ये किसी भी तरह आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है ना कि अभी तक इस वायरस की ना तो कोई वैक्सीन बनी है और इसके बारे में जो इल्म भी है हमें एक लिमिटेड ही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है आपको, और ये किस तरह से म्यूटेट होता है या किस तरह चेंज होता है वक्त के साथ साथ ये भी हमें नहीं पता। तो खुदा न खास्ता अगर ये और ख़तरनाक हो जाए तो वो हम लोग के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। और एक इंसान, अब लोगों में भी एक फटीग आ गई है क्योंकि हर इंसान की, लेकिन अब नॉर्मल लाइफ से हट के ज़िंदगी गुजारना कोई आसान काम तो है नहीं। तो अब हर कोई जो है वो एक बड़ी लिमिटेड लाइफ गुजार रहा है, कब तक इंसान इसको करेगा। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है, साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग है और इसकी वजह से ज़हनी तौर पे लोग बहुत दबाव का शिकार हैं। डॉक्टर साहब आपने ये जो अभी चैलेंजिंग सूरत हाल की बात की, लास्ट जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने एंग्जाइटी पे बात की थी, डिप्रेशन पे भी की थी और उसके अलावा पैनिक अटैक पर भी बात की थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर सके थे। तो नाजरीन के हमें सवालात आए काफ़ी ज़्यादा इसी टॉपिक के ऊपर। तो मैं उन सवालात की तरफ जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को बताएँ कि एंग्जाइटी क्या है और फिर जो पैनिक अटैक है वो क्या है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या ये मुख्तलिफ हैं, और इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सिम्टम्स भी दोनों के एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। फिर हम इस जवाब के बाद फिर अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और आई थिंक पिछले 4-5 महीने में कोविड के सवालात के बाद अगर लोगों ने सबसे ज़्यादा जनरल प्रैक्टिस में सवालात किए हैं वो एंजाइटी एंड अदर स्ट्रेस, डिप्रेशन और पैनिक अटैक से रिलेटेड इश्यूज़ पे किए हैं। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। राइट। एंजाइटी अटैक में अगर फ़र्ज़ कीजिए एंजाइटी अटैक हो रहा है या एंजाइटी हो रही है तो अक्सर लोग एक तो सबसे पहली बात ये होती है कि वो बड़ा ग्रेजुअल होता है, आहिस्ते आहिस्ते आता है। अक्सर लोग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ का होना, रेस्टलेस होते हैं, काफ़ी बेचैनी का होना, अक्सर लोगों को चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, कंसंट्रेशन में कमी आ जाना, और ये ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते बिल्ड होता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि हम फटीग यानी कि थके हुए रहते हैं, नींद नहीं आती, एक्स एंड पेन्स रैंडम होना जिस्म के अंदर, अक्सर एंक्शस होने के ये सिम्टम्स हैं, अलामात हैं। इसके साथ साथ जो पैनिक अटैक है वो ज़्यादा शदीद होता है बेसिकली। उसके तरीक़ा ये है कि वो अचानक आ जाता है विदाउट एनी वार्निंग नॉर्मली, और उसमें लोगों को जो है वो अक्सर सांस लेने में तकलीफ़ होना, हाँफना बहुत तेज़ी से हाँफना, स्वेटिंग होना, चेस्ट में पेन होना, बात ना कर पाना, और वो अक्सर इसी तरह से प्रेजेंट करता है। तो एक आया ग्रेजुअली, दूसरा आता है अचानक। नाउ अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है डॉक्टर साहब, हम कोई चीज़ ऐसी दिमाग में नहीं है, लेकिन ये हमें क्यों हो रहा है आखिर। मैं अक्सर लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको पता है कोई कॉमन रीज़न है, फॉर एग्जांपल किसी के कोई फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं या किसी के पर्सनल मसला हो सकता है, तो अगर वो पता है तो चले ठीक है, लेकिन अक्सर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कॉज है क्या एक्चुअली। तो इस बहस में शायद कोशिश करें, पता करें, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इस बहस में ना पड़ें तो बेहतर है। सही है। और उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएं कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे बेसिकली, क्योंकि वो आप में है तो सही। चलें, अगर आपको रीज़न नहीं मिल रही तो देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पैनिक अटैक जो है वो आया है अचानक, और ये ज़्यादातर मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये रहता है तकरीबन 1 से 10 मिनट तक के दरमियान ये लोगों को अक्सर रहता है। और इसके जैसे मैंने बताया, साइलेंट सिम्टम में स्वेटिंग का होना, सांस का तेज़ होना, चेस्ट में पेन होना, इस तरह का। तो अक्सर लोग जो हैं जो एंग्जाइटी अटैक या एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं तो वो एक डिटैचमेंट सी हो जाती है उनकी, मतलब वो कि माहौल जो है उससे वो फील करते हैं कि वो वहाँ मौजूद तो है लेकिन मौजूद नहीं है। राइट। ठीक है। इसी तरह पैनिक अटैक में भी ये अक्सर होता है कि लोग जो पैनिक अटैक या एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं वो भी बड़ा इस तरह चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं चीज़ों से। एंग्जाइटी थोड़ी सी लंबी हिस्ट्री होती है, पैनिक अटैक की ज़रा शॉर्ट हिस्ट्री होती है। पैनिक अटैक ज़्यादा डिसरप्टिव होता है, मीनिंग के वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्योंकि वो अचानक आता है और बहुत शिद्दत के साथ आता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये फ़र्क मैं इसलिए से बता रहा हूँ कि लोगों के अक्सर सवालात होते हैं, इसी इतना बहुत ज़्यादा इस झंझट में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है या जो इलाज है वो तकरीबन सेम ही है। राइट। और हम उसकी जब बात करते हैं मैनेजमेंट में तो सबसे पहले तो मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि लोगों को चाहिए कि वो रियलाइज़ करें कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तो करें, बिल्कुल एक्सेप्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यही नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे साथ प्रॉब्लम है तो आप इसके सोल्यूशन की तरफ किस तरह जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग टू डू विद। और इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें लंबा सांस लेते हैं नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए आपने उसको निकालते हैं, स्लोली आप बाहर निकालते हैं। और उसमें ज़ाहिर है एक दिन में तो आप इसकी महारत हासिल नहीं कर पाते, तो आपको चाहिए कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें। हम सबको चाहिए एक्चुअली, इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग। और उससे ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एंग्जाइटी अटैक या पैनिक अटैक हो रहा हो तो आप जब ये करते हैं तो आपकी सांस का कंट्रोल आता है, क्योंकि एक सांस का चढ़ जाना एक बहुत बड़ा सिम्टम है दोनों में। तो वो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो एक तरह का आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं अपने सांस में। सही। नाज़रीन, आप हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है कॉल बैनर देख रहे हैं। आप
कि आप अपनी सेहत के हवाले से या कोविड-19 के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल करना चाहें डॉक्टर साहब को, तो आप हमारे इन नंबरों के ऊपर कॉल करके सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। और यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इमरान गौहर साहब, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसकी आपने जो अभी एक्सप्लेन किया है एनग्जाइटी का और पैनिक अटैक का, उसका जो डिफरेंस है उसकी मैनेजमेंट, लेकिन हमारे पास एक सवाल मौजूद है। वो ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया पे सवाल आया वो ये है कि एक हैं फ़र्द, ही इज़ इन 30s, तो उन अक्सर ये होता है ये, और ये मसला उनको तकरीबन 1 साल से है कि वो रात को सोते हैं, जब बेड पे जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। तो तकरीबन अगर वो 10 बजे बेड पर गए हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो तकरीबन 3, 4 या समटाइम सुबह 5 भी बज जाते हैं। सही है। फिर 1 से 2 घंटे वो सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर रूटीन के काम करते हैं, और अगली रात को भी ऐसा मसला होता है। तो ये कंटिन्यूसली उनको 2-3 रात होता है, और बकौल उनके कि उन्हें कोई ऐसी टेंशन भी नहीं है जो बाज़ाहिर हो, जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि समटाइम लोगों को कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं है, तो ये भी उसी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। तो ये क्या उनको भी सम हो किसी तरह ये ऐसी चीज़ है, और ये उनको कंटिन्यूसली नहीं होता, ये मतलब महीने में शायद 1 दफ़ा हो गया या 2 दफ़ा हो गया, लेकिन ये पिछले 1 साल से उनको ये हो रहा है। सो हम नींद के ना आने को हम बोलते हैं इंसोम्निया, मीनिंग नींद का ना आना, और ये एक तरह का एक कह लें बीमारी है या साइन है, और ये अक्सर साइन है एंग्जाइटी डिप्रेशन का भी। होता यह है कि आदमी का जो दिमाग है वो सोता नहीं है, और आपके दिमाग में चीज़ें गर्दिश करती रहती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं दिन में, या जिसके बारे में आप थोड़ा सा परेशान हैं, या कोई और इश्यूज़ हैं, फैमिली के इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, मैरिज के इश्यूज़, वर्क के इश्यूज़, और वो चीज़ आपको दिमाग में अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में चलती रहती है। जब आप सोते जाते हैं तो दिमाग जागा है और आप कोशिश कर रहे हैं सोने की, तो इंसोम्निया एक्चुअली अक्सर इस वजह से भी होता है। तो फिर वही बात मैं कहूँगा कि या तो कोई कॉज को आइडेंटिफाई कर लें कि भाई यार मुझे अपने साथ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मैनेजमेंट में बात करते हैं ना, वो है रिकग्निशन, मीनिंग अपने साथ ऑनेस्टी करना कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और इसको सच बोलना कि ये आखिर, क्योंकि हो सकता है बाज़ दफ़ा इंसान दूसरे के आगे नहीं बोलना चाह रहा हो, लेकिन उसको अंदर से ज़रूर पता होता है कि यार किसी मुझे लगता है ये शायद इस वजह से हो रहा हो। उसमें कोई भी रीज़न हो सकता है, उसमें फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं, मैरिटल अपने वाइफ के साथ कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भाई बहनों के साथ इश्यूज़ हो सकते हैं, वर्क के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसको रिकग्नाइज़ ज़रूर कर लें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ मैनेजेबल है, अगर फ़र्ज़ की बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, तो कम से कम उनसे बात करके आप डील करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन अगर अंडर द कारपेट आप उसको रख दें तो फिर वो ज़ाहिर है एक मुसीबत बन सकती है आपके लिए। लेकिन तो पहली बात तो ये कि रिकग्नाइज़ करने की कोशिश ज़रूर करें कि यार कहीं कोई चीज़ है तो नहीं, और शायद मिल जाए, और अगर मिल जाए तो उसको मैनेज करने की कोशिश करें। अगर फ़र्ज़ कीजिए नहीं मिलती तो फिर वही बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा जहन ना लगाएं, उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएँ। मैनेजमेंट में पहले बताऊँ, लाइफस्टाइल चेंज जो है ना वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने मैनेजमेंट का बता रहे हैं, तो ये सवाल भी उसके साथ ऐड है, लेकिन इससे पहले जो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं और मैनेज की जा सकती हैं विद द कंसल्टेंट, आप जो आपका जीपी है, आपकी जो काउंसलिंग है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आप अगर मुनासिब समझे तो डिटेल के अंदर बता दें कि इसके जो मैनेजरियल प्रोसेस है मैनेजमेंट का, वो क्या है। क्या सबसे पहले जीपी के पास जाना है, जैसे आपने रिकग्निशन कहा, अगर तो रिकग्निशन हो जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकती तो, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे इदारे भी ऐसे हैं कि जीपी आपको रेफ़र करता है, वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, वो भी आपका ये एंग्जाइटी और ये सारी चीज़ें दूर करने में जब आप गपशप करते हैं तो मददगार साबित होते हैं। तो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं कि डिटेल के अंदर कौन से ऐसे प्रोसेस हैं कि जिनके ज़रिए इस सारी चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो जैसे हमने पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली जिससे कि आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रिकग्नाइज़ करना और अपने आप को तैयार करना कि मैंने इस मसले को हल करना है। अगर आप इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई नहीं कर सकता इस मसले को हल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो जो भी पेशेंट होता है हम उसको कहते हैं कि आप सबसे पहले तो इसको बी रियलिस्टिक और बी पॉजिटिव। अगर पेशेंट चाहेगा तो ये मसला हल होगा, क्योंकि आप कोई मैजिक पिल नहीं दे सकते कि जिससे एंग्जाइटी और पैनिक अटैक चला जाए लॉन्ग टर्म में स्पेशली। तो सबसे पहली बात तो ये कि पेशेंट को इंगेज होना हर तरह से चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने में, उसकी मैनेजमेंट में, उसको समझने में बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आजकल NHS की वेबसाइट्स पे भी हैं, फ्री काउंसलिंग है, ऑनलाइन काउंसलिंग है,
they don't even have to go to the GP actually for that nowadays. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि घर पे बैठे हुए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया कि नाक से आप सांस लें और मुंह से बाहर निकालें और दिन में 10-15 मिनट आहिस्ते आहिस्ते वो एक्सरसाइज करते रहें, जो कि आहिस्ते आहिस्ते टाइम बढ़ाए। जब बाहर से निकालते हैं सांस मुंह से तो उसका टाइम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते रहें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और बड़ा रिलैक्स आदमी फील करता है। और फ़र्ज़ कीजिए किसी को कि एंग्जाइटी या पैनिक का अटैक होता है तो ये सांस की जो टेक्निक है ये बहुत मौसर साबित होती है, क्योंकि आप जब इस तरह सांस लेते हैं तो वो बड़ा काम डाउन हो जाते हैं आप। सही। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को ये रिमाइंड ज़रूर कराएं कि ये जो भी हो रहा है ये शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये खुदा न खास्ता, क्योंकि अक्सर लोगों को जब इस सूरत हाल में होते हैं उनको ये फ़ील होता है जैसे मैं मर जाऊँगा या ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक फ्रेम ऑफ माइंड। डॉक्टर साहब, ये चूँकि आपने शॉर्ट लिव्ड वाला बताया, मैं समझूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नाजरीन को बताएंगे। लेकिन हमारे साथ एक टेलीफोन लाइन पर कॉलर मौजूद है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं फिर इस पर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने एक बात पूछनी थी कि मेरे बेटे के तानू नीज है ना, जो उनकी बोन्स है वो टेढ़ी थी, तो अभी उसका ऑपरेशन हुआ है तानू का। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो मतलब कि कैसे वो करे, किस तरह उसकी जो है रिकवर होगी। उन्होंने इन जो ना प्लेटें डाली हैं। क्या एज है और नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाइस्ता। बेटे का एज और नाम बता दें। जी बेटे का, आपके एज क्या है बेटे की? बेटे की जो है ना दानू टांगू का ऑपरेशन हुआ है, जो उनकी नी है ना दानू का, वो उसकी बोन्स टेढ़ी थी ना, तो उन्होंने अंदर इनसाइड जो है ना प्लेटें डाली हैं। ठीक है, समझ गया। एज क्या है उसकी? जी एज उम्र, बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 12 है। 12 years old। ओके फाइन, मैं बताता हूँ आपको। जी थैंक यू। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। आई थिंक जो इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, एक जो छोटे बच्चा है उसमें विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला इट्स अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। और जो मेन चीज़ होगी ना वो प्लेट्स के साथ वो फिजियोथेरेपी होगी बेसिकली। और फिजियोथेरेपी जो होती है वो ऑपरेशन जहाँ होता है वही कंसल्टेंट जो है ना वो अपने फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। और फिजियोथेरेपी जो है फ़ौरन अक्सर स्टार्ट होती है, बाज़ दफ़ा फ़ौरन स्टार्ट नहीं होती, थोड़े दिन बाद स्टार्ट होती है। तो आई थिंक फिजियोथेरेपी जो होगा वो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके लिए। और वो आप डॉक्टर जो है अपने कंसल्टेंट से बात करें। और अभी मुझे नहीं पता कि सिचुएशन कोविड की वजह से क्या है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ सूरत हाल है, उसका तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि ये नेक्स्ट स्टेप होगा। इसके अलावा हेल्दी ईटिंग, विटामिन डी और कीप मूविंग एज वेल विद टाइम, तो वो जो है उससे पोस्ट ऑपरेटिव रिज़ल्ट बेहतर आएंगे। 12 साल का बच्चा है अभी, तो वो ग्रो कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वंस थिंग्स ग्रो विद हिम he'll find it better। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ एक और टेलीफोन लाइन पर कॉलर मौजूद है, अभी उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पता क्या, वो ये अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि ये ब्रीथ लेना, तो मुझे 2004 से है डिप्रेशन में ना, तो अब तो मेरा जो दिमाग है ना वो बहुत सोचता है। इतनी हाई मेडिसिन भी लेती हूँ तो वो उससे अब कोई नींद नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। तो लेकिन जो भी इन्होंने कोई वो ब्रीथ का वो बता रहे थे, मैंने टीवी ऑन किया है, तो वो क्या एक दफा बता सकते हैं या मैं भी ये कर सकती हूँ इस तरह की एक्सरसाइज? तो बिल्कुल कैसे करनी है वो प्लीज बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपना नाम बताइएगा प्लीज। जी मेरा नाम फरीदा है। फरीदा, आप कोई दवाई लेती हैं डिप्रेशन के लिए? जी सेटनालेट लेती हूँ 200 मिलीग्राम। कौन सी? सेटलिन। जी अच्छा ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। एज पूछ लें आप। एज क्या है सॉरी आपकी फरीदा? ओके अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, आप फिर दोनों सवालात के जवाब दे दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक एडवाइस भी लेनी है और मशवरा भी लेना है। जी कि मेरा बच्चा है क्या कहते हैं 40 साल का। जी और वो जो है ना कुछ 2 साल कुछ ऐसी हैपन हो गई थी उसके साथ के निकाह हुआ था और लोगों ने बस गलत तरीके पर वो निकाह इस्तेमाल करना चाहा था और फिर उसके बाद खुद ही उन्होंने वो निकाह तोड़ दिया था।
अब वो बच्चा जो है ना इतना तो डरा हुआ है, किसी के साथ जब भी कोई नया रिश्ता कोई आता है ना तो वो बात नहीं कर सकता, खुल के बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अच्छा। उसके और वैसे भी वो बच्चा जो है ना ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, बहुत अक्लमंद है, दानिशमंद है, अक्लमंद भी है, सेंसिबल भी है, एवरीथिंग ही हैज अ गुड क्वालिटी। तो बस यही है कि वो अपने आप को इम्प्रेस नहीं कर सकता। जी मैं समझ रहा हूँ। अच्छा मुझे कुछ सवाल पूछने थे। ये आपका जो बेटा है, ऊपर तो नहीं है आप? जी एज आपने मुझे बता दी 40 years old। मुझे ये बता दें आपका नाम क्या है, सॉरी, एंड देन आई कैन कम बैक टू यू ऑन दैट। कमिंग बैक? नहीं, आपने क्या बोला, आपका नाम क्या है या बेटे का किसी के नाम? मेरा नाम आप में से शेख ले लें। ओके। अच्छा ये बताएं मुझे कि बच्चा कोई दवाई ली है उसने, कोई ट्रीटमेंट? नहीं कुछ नहीं लिया। ओके मेडिसिन। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब ये हमारे पास अभी 2 सवाल हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ एक और टेलीफोन जी। लाइन पर कॉलर मौजूद है, उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर आसानी हो जाएगी जवाब देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर जी मैंने सवाल करता है, मैं अपने हस्बैंड के लिए सवाल कर रही हूँ। जी। उनको किडनी में दर्द रहता है हर वक्त, तो बहुत ज्यादा पानी भी पीते हैं, डॉक्टर को जाते हैं, जब वो चेक करवाते हैं कहते हैं इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर भी उनको ना दर्द नहीं जाता, हर वक्त दर्द रहता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? नहीं वो कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बस नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अल्ट्रासाउंड वगैरह या कोई चीज़? नहीं वो नहीं हुए, अल्ट्रासाउंड हुए थे, वो कह रहे थे वो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। तो इन्फेक्शन आता है ना पेशाब, छोटा पेशाब नहीं, जब उधर करते हैं तो वो कहते हैं इन्फेक्शन है। अच्छा इन्फेक्शन है वो कह रहे हैं, ठीक है। और उनकी एज क्या है? जी उनकी एज 31। ओके, नाम बता देंगी? अस्कर अली। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास 3 सवाल हैं इस वक्त। तो सबसे पहला सवाल फरीदा ने किया था, वो पूछ रही थी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मैंने जैसे पहले बताया था कि आप सांस जो है ना वो नाक से लेते हैं, लंबा सांस लेते हैं और आप मुंह से उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो लंबा सांस लिया, अच्छा मुंह से जो सांस बाहर निकालना है वो जितना स्लो निकले वो बेहतर है। लंबा सांस नाक से और मुंह से। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सांस बाहर निकल रहा है मुंह से उसको स्लोली निकालें। और उस फर्ज कीजिए कि शुरू में आप 10 सेकंड में या 20 सेकंड में बाहर निकालती हैं, तो वो उसको ऐसा बढ़ाते रहें 5-5, 10-10 सेकंड, ताकि वो उसकी जो बाहर निकालने के जो है कंट्रोल है आपका वो बढ़ता रहे आहिस्ता आहिस्ता। तो जितना ज़्यादा देर में आप निकालना शुरू करेंगी उतनी ज़्यादा ब्रीदिंग आपकी बेहतर होगी और कंट्रोल होगा आपको। लेकिन शुरू में अपने आप से ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आप शुरू में ही जाके 1-1 मिनट सांस रोक लेंगे, इस तरह ना करें। बहुत स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट करें और आहिस्ते 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 उसको बढ़ाएं, 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड करके, जितने भी है आसानी से, अपने ऊपर जुल्म ना करें, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, और ये बढ़ जाएगा। कंट्रोल आपका जो ब्रीदिंग आउट करने का, यानी कि सांस नाक से लिया, निकालना मुँह से है, और पूरा मुँह खोल के नहीं, बहुत हल्के से करके और स्लोली, और उसको काउंट कर लें कि देखिए मैं कितनी देर में निकालती हूँ, पहले दिन दूसरे दिन, और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। तो उसमें अफाक़ा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे नेक्स्ट टाइम इसका सवाल ज़रूर कीजिएगा, हम जब आएंगे तो ये तो आपका हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि सवाल किया था कि उनका जो बेटा है उसकी शादी हुई थी और आफ्टर मैरिज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और उसको आई थिंक वो काम भी कर रहा है, इसमें एंग्जाइटी और अपना जो सेल्फ़ इस्टीम है या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, मुझे उसकी थोड़ा सा इशू लगता है, जिसकी, और जो कि अक्सर किसी भी बड़े इंसिडेंट के बाद लोगों को हो जाता है, स्पेशली डिवोर्स या इसके बाद अक्सर लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे चला जाता है, शादी के बारे में थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट हो जाता है रिलेशनशिप के बारे में। तो उसके लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक इंडिपेंडेंट किसी भी आदमी से काउंसल करे, बात करे और अपने जो फियर्स हैं उसको डिस्कस करे, और उससे काफ़ी जो है ना बेहतरी आती है। अक्सर लोग जो हैं अपने घर में अपने बहन भाइयों से या दोस्तों से चीज़ों को बात नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी एक इमेज होता है हर एक के बारे में। तो मेरे ख्याल में कोई भी एक इंडिपेंडेंट काउंसलर जो प्रोफेशनल हो उससे मिलने की ज़रूरत है, और वो उसको इनकरेज करें कि वो उनसे रब्ता करे। और बहुत आसान है, NHS के थ्रू भी कर सकते हैं, आप अपने GP से नंबर ले सकते हैं लोकल एरिया का, ख़ुद फ़ोन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि GP के पास जाएँ आप।
तो ये भी बहुत है। इसके अलावा रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए रिलेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है वो भी काउंसल करती है लोगों को अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए। तो उसकी जी डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है ब्रेक के लिए, तो हम जब वापस आएंगे तो उसके बाद आप तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। नाज़रीन अभी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं तो मुलाकात होती है। नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम पर जाने से पहले डॉक्टर इमरान गोहर बात कर रहे थे एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स के ऊपर और सवालात ले रहे थे। नाज़रीन आप हमारा कॉल बैनर देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। आपका कोई भी सवाल हो सेहत के मुतल्लिक़, अपने बारे में, अपने किसी अजीज़ के बारे में, आप हमें सवाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डॉक्टर इमरान गोहर जवाब देंगे। लेकिन सवाल करते हुए आपको मैं ये चीज़ बताऊँ कि जहन में एक चीज़ लाजमी रखें कि जब आप सवाल करें तो सवाल मुख्तसर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और सवाल करते हुए अपना नाम और अपनी एज लाजमी बताएं ताकि डॉक्टर इमरान गोहर के लिए ये आसानी हो और आपको उस सवाल का जवाब दिया जा सके। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले आपने 2 सवालों के जवाब दिए, उसमें से फिर एक तीसरा सवाल भी था जो असगर अली साहब के मुतल्लिक़ था। वो आपके पास सवाल मौजूद है, तो आप प्लीज़ उनको आंसर कर दें। तो असगर अली के बारे में उन्होंने बताया कि उनको किडनी में पेन हो रहा है, यानी कि उनको फ्लैंक पेन होता है, और अल्ट्रासाउंड जो है वो नॉर्मल आया है, और लेकिन जो एक चीज़ पॉजिटिव आ रही है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है रिकरेंटली, यानी कि बार बार हो रहा है यूरिन का इन्फेक्शन। नाउ मेल यानी कि मर्दों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बार बार होना वो ज़रूरी है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए। सही है। पहली बात तो उसको हम सबसे पहला जो काम करते हैं कि कोई अगर मर्द आया तो उसको ज़ाहिर है अगर एक दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ है तो चलें डिपस्टिक वगैरह कर लिया, और अगर फ़र्ज़ कीजिए उसमें इत्तफाक़ से किसी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से या किसी और वजह होता है तो ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी मर्द को ये बार बार हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। इससे उससे पहले बल्कि मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल जो कि लैब में हम यूरिन का सैंपल भेजते हैं वो ज़रूरी कराना। इसके अलावा भी अगर फ़र्ज़ कीजिए बार बार चीज़ हो रही है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उनका यूरोलॉजिकल रेफरल होना चाहिए। मर्दों को बार बार इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट के बाद। इनका प्रोटोकॉल औरतों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं जनरल प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली कि उसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट एक आध दफ़ा हो चुकी है और उसके बावजूद हो रहा है और दूसरी चेंजेस भी कर ली हैं, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आ गया, तो आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप वुड बी रेफरल टू द यूरोलॉजी। अक्सर यूरोलॉजी के जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि एक प्रोफाइलेक्टिक यानी कि एक एहतियाती एंटीबायोटिक्स पे लगा देते हैं कुछ अरसे के लिए एज ए ट्रायल, और बाज़ दफ़ा वो दूसरे टेस्ट भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप अगर जीपी ट्रीट कर रहा है और वो सही नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में यूरोलॉजी का रेफरल वुड बी बेटर। वो लेना चाहिए। सही। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है ये काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब है और बड़ा डिटेल में आपने उनको आंसर किया। हमारे साथ एक और टेलीफोन लाइन पर कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाम बताएं और सवाल करें। सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। जी जी। मेरा बेटा है और उसकी उम्र 40 साल है, तो वो जब रात को सोता है तो उसका जो है दम बिल्कुल साफ बंद हो जाता है, तो फिर 2 मिनट 1 मिनट के उठ कर बैठ जाता है, फिर सोता है ऐसा। उसको कुछ अरसा 2-3 साल हुए, तो डॉक्टर तो कहते हैं कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपकी प्रोग्राम में भी देखा है तो बड़ी खुशी हुई कि आप बड़े एक्सपीरियंस तरीके से समझाते हैं। अगर आपके समझ में कुछ है तो आप मुझे जी जी बिल्कुल, मैं कुछ सवाल करूंगा। आपने बताया 40 ईयर्स ओल्ड है, जॉब करता है आपका बेटा? जी जॉब करता है। उसको और कोई हेल्थ कंडीशंस तो नहीं है कोई और? तो अल्लाह का शुक्र है, कोई बीमारी नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ है, सब कुछ है। बस ये 2-3 साल से ये मसला था, तो मैंने सोचा तो कुछ वैसे ही कहता है कि ये प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आती। उसने कोई काउंसलिंग वगैरह की है, अपने जीपी से डिस्कस किया है? हाँ वो तो कर चुका है ना, कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक तो है। मैं दूसरा एक और मेरा सवाल है, तो मैं दूसरी रूम में हूँ, तो मुझे थोड़ा बताना कि मैं खुद अपने आप सुनो कि मेरे जो है ना वे अपनी गर्दन में बहुत दर्द होता था, कितने साल हो गए, तो डॉक्टर तो पैरासीटामोल देते हैं, कभी कहते हैं कि आर्थराइटिस का, तो अभी ये लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत ज्यादा दर्द बाजू में भी होने लगा, तो आंखों में मेरी बहुत सा बोझ, कभी आंखों में खारिश हो जाती है, कभी जलन हो जाती है, जैसे कि मेरी आंखें निकल लगी कि मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ तो फिर कुछ आराम हो जाता है। तो अगर आप मेहरबानी करके तो मुझे बताना।
आपकी एज क्या है? ओके, मेरी 60 से ऊपर ही है। 60 प्लस। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं फिर सुनूंगी दूसरी रूम में भी। आपकी आईज चेक हुई हुई हैं? अभी हमारे साथ दो और जो है ना टेलीफोन लाइन पर कॉल मौजूद हैं, उनका भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। नाम बताएं, एज एंड क्वेश्चन। जी 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 डॉक्टर साहब। जी जी, क्वेश्चन करें प्लीज़, अपना नाम और एज बता के। आप इस वक्त हमें आपने कॉल की है, आप बराह रास्त प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से सवाल करें, अपना नाम बता दें, अपनी उम्र बता दें और अपना क्वेश्चन बता दें प्लीज़। मतलूब हुसैन। जी जी, ओके। जी, आपकी उम्र कितनी है? 65। जी, सवाल करें प्लीज़। जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? डायबिटी है जी, मुझे पेशाब बहुत आमना। दवाई लेते हैं? जी जी। दवाई भी ले रहे हैं? ओके, ठीक है जी। मैं चलिए, बहुत शुक्रिया आपको। डॉक्टर साहब बताते हैं। अभी डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, बोलें। जी, मुझे तकलीफ है ये जो है एसिड रिफ्लेक्सिस। जी जी। पेट में आवाज आती है, फिर वो ऊपर आते हैं चेस्ट की तरफ, तो चेस्ट की बर्निंग होती है, फिर मेरे सर में चला जाता है। जी जब जी। सिर में चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। ये मुझे कोई 26 दिन से है। मैं मेडिसिन वगैरह ली है, एमिप्रोजोल, एंटीप्रोजोल, गैविस्गान, मगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। अभी डॉक्टर ने मुझे रिफेयर किया हुआ है हॉस्पिटल में, तो पता नहीं वो अभी अपॉइंटमेंट नहीं आई है। आपका एज क्या है? मेरा एज 64 है। 64 है आपकी एज। और आपका नाम प्लीज़? मेरा नाम है बशीर, मोहम्मद बशीर। कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई स्टूल सैंपल की और किसी चीज़ की? नहीं, कोई और उन्होंने नहीं, कुछ नहीं। ओके, ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, तो जी। फिर हम इकट्ठा आंसर कर देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल साहब, ठीक है आप? जी, अल्लाह का शुक्र। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल करें प्लीज़। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी जी, सुन रहा हूँ मैं, बोलें। अपना नाम बताएं, एज और क्वेश्चन। मेरा नाम मोहम्मद ताज है, मैं डरबी से बोल रहा हूँ। जी जी, मोहताज साहब। मुझे साइफीनिया, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शुगर है और अनीमिया है और ब्लड अकाउंट लो है और थायराइड है। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? आपके हिदायत के मुताबिक मैं 3 महीने अंदर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं बताता हूँ, बहुत शुक्रिया ताज साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी काफ़ी सवालात हो गए हैं, तो आप बारी बारी करके जो है सबको आंसर करते जाएं। जी जी, मैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहला सवाल था उनके बेटे के बारे में जो 40 साल हाँ, जो उनको एंजाइटी और इसका रात में घबराहट हो रही है, तो उससे मुझे लग ये रहा है कि वो उसको एंजाइटी का इशू है, क्योंकि ग्रेजुअल है और वो जैसे हमने पहले बात की थी कि क्योंकि ये 3 साल से ये अचानक नहीं हुआ। ये अचानक नहीं हुआ, तो ये पैनिक नहीं हो रहा, उसको एंजाइटी लग रही है। और एंजाइटी जो है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी दूसरी सेहत के कोई मसाइल नहीं है, काम भी करता है, तो उसकी और ख़ास के रात में हो रहा है, तो हो सकता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन थोड़ा बहुत साथ में चल रहा हो। ऐसा वही बात होगी कि जो अनकॉन्शियसली उसके जो ना चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर उसको शायद अंदाजा। तो आइडेंटिफिकेशन, मैं रिकग्नाइज करना कि यार ये मेरे साथ मसला है, और उसके बारे में जो भी स्पेशलिस्ट एक एडवाइस है, काउंसलिंग हो गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे हमने शुरू में बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, फोकस करें किसी पेंटिंग वगैरह पे, उसको देखें, उसके स्ट्रक्चर्स को देखें। रात में सोने से स्लीप हाइजीन की एडवाइस है, चाय ना पिएं, कॉफ़ी ना पिएं, टीवी ना देखें 2 घंटे पहले कम से कम। एक्सरसाइज करें सोने से पहले, और लोगों से बात करें। काउंसलिंग सर्विस बहुत सारी मौजूद है, उनसे बात करें। एक इंडिपेंडेंट लोगों से, बात फैमिली में नहीं हो सकती बात, तो लोगों से बात करें। तो मेरा पहला मशवरा ये होगा, और अगर फ़र्ज़ कीजिए से नहीं होता तो हमें फिर बताएं, हम दूसरी बात भी बता सकते हैं। अच्छा, एक और कॉलर थे जिन्होंने बताया कि ये तो इनके 2 सवाल थे एक्चुअली। उन्होंने कहा कि उनको नेक में भी पेन है, वो उनकी आंखों में खारिश और जलन है। तो जो नेक में पेन है वो तो मुझे उनकी एज और उसके लग रहा है कि आई थिंक आर्थराइटिस का मुझे खदशा है कि उनको आर्थराइटिस है। और जो आँख का जो उन्होंने बताया वो इचिंग होना, जलन होना सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, ख़ास के इस वक्त अक्सर हे फीवर वगैरह की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर उनकी एज जैसे 60 प्लस उन्होंने बताई थी, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि अपने आँख का चेकअप ज़रूर करा लें। वो बहुत ज़रूरी है कि आँख के पर्दे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड टेस्ट करा लें, डायबिटीज़ वगैरह का मुझे नहीं बताया था उन्होंने, तो वो करा लें। नेक के लिए फिजियोथेरेपी उनके लिए ट्रीटमेंट होगी। वेयर एंड टेयर यानी बोन का, जोड़ों का घिस जाना एज के साथ अक्सर होता है,
अनफॉर्चुनेटली उसका कोई इलाज तो है नहीं पूरी तरह से, तो जो असल इलाज है वेट रिडक्शन, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह, उससे और पेन किलर्स भी ले सकती हैं, तो उनके लिए तो ये बात हो गई। हुसैन साहब ने मतलब हुसैन साहब हाँ, थे, 65 उन्होंने पूछा कि मुझे डायबिटीज़ है और मैं यूरिन बहुत ज़्यादा पास करता हूँ, तो उनके लिए जवाब ये है कि एक जो सिम्टम है डायबिटीज़ का वो है ही ये पेशाब का ज़्यादा आना। तो इसमें मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि वो अपना अपडेट ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, क्या पता कि उनका डायबिटीज़ जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ हो। अच्छा, डायबिटीज़ जब बिगड़ा हुआ होता है तो अक्सर जो है वो पेशाब का बहुत ज़्यादा आना और खुश्क मुँह होना या प्यास का ज़्यादा लगना, ये एक उसके सिम्टम्स हैं। तो मुझे उनका मशवरा ये होगा कि पहले फुर्सत में जाके अपना ब्लड टेस्ट कराएं और देखें डायबिटीज़ बिगड़ी हुई तो नहीं है। मुझे काफ़ी हद तक शक है कि होगी। और अक्सर हमारे एशियन पॉपुलेशन में एक दूसरा जो इशू आता है वो कंप्लाइंस का होता है, लोग दवाई टाइम पे नहीं लेते हैं। सही है, दवाई डॉक्टर ने कुछ दी वो लेते हैं कुछ तरीके से, तो वो भी एक बहुत बड़ा बिगाड़ का सबब बनती है। तो मेरे ख्याल में मशवरा ये होगा मेरा कि डायबिटीज़ की दवाइयों की मेडिकेशन रिव्यू करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें और फिर बताएं कि क्या सूरत हाल है। अपने डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं और यहाँ हमें भी बाद में बता सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, अभी आपका जो है 2 सवालों के जवाब रहते हैं, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, तो हम उनकी कॉल भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, नाम बताएं, एज एंड क्वेश्चन प्लीज। जी, मैं नासिर बात कर रहा हूँ और मेरी वाइफ का थोड़ा सा मसला है, उसको अस्थमा है, ये मोर देन 1 मंथ से। तो वो जीपी से कंसल्ट किया उन्होंने इनहेलर रिकमेंड किया, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे ही है कि जो 1 माह पहले हालत थी वैसे ही है उनकी। क्या उम्र क्या है उनकी? हाँ जी, एज उनकी 36 है और वेट 65 है। 36 या? हाँ जी, 36 एज है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको एस्मा के अलावा? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है, ये अस्थमा का प्रॉब्लम है। पहले कभी नहीं हुआ था? हाँ जी, पहले कभी नहीं हुआ? पहले था उनको, ये 13 में, तो दोबारा हुआ बेसिकली। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जी समझ गया जी, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जब बशीर साहब का जो उनके पेट में आवाज़ आती है, एसिड रिफ्लक्स की उन्होंने बताया। एसिड रिफ्लक्स ही 64 ईयर ओल्ड। इट इज़ एसिड रिफ्लक्स का ना सिंपल प्रोटोकॉल है और उसमें हमारा एनीबडी हुज अबव 55, जो भी 55 साल से ऊपर है, उनको हम कैमरा चेक के लिए भेजते हैं। उससे पहले जो है वो स्टूल सैंपल अक्सर कर लेते हैं कि एक बैक्टीरिया होता है वो अक्सर बिगाड़ा जाती है उसमें, तो उसके लिए हम स्टूल सैंपल करते हैं और अगर वो फ़र्ज़ कीजिए डिटेक्ट होता है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है ना हफ्ता या 2 हफ्ते की ट्रिपल थेरेपी हम करते हैं, जिससे कि वो बेहतर हो जाता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बहुत शॉर्ट हिस्ट्री है उनके, अगर पखाने वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनका वेट लॉस कोई नहीं हो रहा है, तो वो अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूर देखें, खाना क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, चॉकलेट्स, केक, फिजी ड्रिंक्स, citrus fruits, so many things which can trigger the symptom of acid reflux. सोते किस तरह से, रात में खाना लेट तो नहीं खाते, अगर तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो देख सकते हैं। हमने बल्कि एक प्रोग्राम भी किया था जीपी बाइट्स में, वो एक इंग्लिश में, उसमें इस पूरे टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था 2-3 महीने पहले, तो हो सके तो वो देख सकते हैं जीपी बाइट्स ऑन यूट्यूब, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो ये आई थिंक उनके लिए ज़रूरी है कि कैमरा चेक होगा और उसमें काफ़ी सारी बातें सामने आ जाएंगी। ताज साहब ने एक सवाल किया था, आई थिंक ताज साहब से, और उनका सवाल जो था कि मैं कब बाहर जा सकता हूँ, और ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन अक्सर लोग पूछ रहे हैं और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही एक परेशानी की बात है, क्योंकि मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ तो उन्होंने बताए थे, थायराइड का प्रॉब्लम था उनको, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी था, अनीमिया भी था और काफ़ी आई थिंक डायबिटीज़, तो काफ़ी सारी इलनेसेस के साथ उनको ज़ाहिर है बाहर तो लोग निकल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि बहुत देखभाल के बाहर जाएं और ख़ास के उन लोगों से मिलना शुरू करें कि जो कि सेफ़ हैं उनके लिए, जिनको पता है कि इनकी मूवमेंट्स क्या हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथ धोएं। अगर बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें कि ऐसे टाइम पे जाएं जिस वक्त ज़रा रश ना हो बाहर, मास्क ज़रूर पहनें, ठीक है, और जहाँ रश हो उस जगह पे ना जाएं। तो आहिस्ते आहिस्ते इस तरह की सोच को रिज्यूम करें, लेकिन बिला वजह बाहर अभी भी ना जाएं, क्योंकि ही इज़ हाई रिस्क। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो अपनी चीज़ें बताई थी वो हाई रिस्क में आता है, खुदा न खास्ता कोई अगर कैच कर जाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। तो एहतियात के साथ स्लोली और ग्रेजुअली चीज़ें करें, और जो मेजर बातें, हाथ का धोना, मास्क का पहनना
और सोशल डिस्टेंसिंग का करना, हर आदमी से जाके गले हाथ नहीं मिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे कल्चर में ये बहुत ज़्यादा है कि गले मिलना और हाथ मिलाते थे। लोग अक्सर पूछते हैं यार अभी तक हाथ नहीं मिला रहे, लेकिन आई थिंक इस चीज़ से थोड़ा सा इज्तनाब हर करना बंदे चाहिए। की सिचुएशन मुख्तलिफ है, उस हिसाब से उसको मैं तो कहता हूँ लोगों को बोल दें भाई अभी नहीं मिला रहा हाथ, बिल्कुल सही ठीक है, क्यों मुझे अख्तियार ज़ाहिर है वो ज़्यादा तो बेहतर मना है। कर दें, ना करें तो बेहतर है, और बिला वजह निकले ही ना। और तो उनके लिए तो मैं ये बात कहूँगा। इसके अलावा नासिर साहब थे, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए पूछा था कि मेरी वाइफ को एस्मा पहले भी हुआ था और अब दोबारा फ्लेयर अप हो गया है एस्मा का, और एक इन्हेलर से काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि वो जैसे बता रहे हैं, इट साउंड्स लाइक अ सीजनल एस्मा की बहुत सारी किस्में होती हैं, उसमें एक सीजनल एस्मा भी होता है। ख़ास के यूके में इस वक्त जो सीज़न है फ्रॉम अप्रैल टिल जून, जुलाई, अगस्त, इसमें अक्सर लोगों को एस्मा का फ्लेयर अप होता है बिकॉज ऑफ द पॉलन काउंट्स, चेंज ऑफ वेदर, सीज़न चेंज की वजह से और दूसरी वजूहत की वजह से। तो एक फिर पहली बात तो कि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करें। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि घर चेंज किया है, घर में कारपेट है या कोई पैट है या कोई भी ऐसी चीज़, डस्ट है वगैरह, कोई चेंजेस तो नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, इर्द गिर्द पॉलन्स के काउंट्स और ये वो तो ज़्यादा नहीं है, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए बाहर जाती हैं तो मास्क पहन लें और थोड़ा सा उससे एहतियात करें। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर चीज़ें सही नहीं होती तो एस्मा का स्टेप अप लैडर ट्रीटमेंट है, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लाइक दिस। सो फ़र्ज़ कीजिए कि वो एक ब्लू इनहेलर आई एम श्योर उनको दिया होगा, जिससे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो सिम्टम सही नहीं हो रहा है और वो कंटिन्यूस जा रहा है, तो उनको प्रिवेंटिव पे जाना पड़ेगा। ब्राउन इनहेलर कहलाता है, वो उसकी डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, और वो जाके अपनी जीपी से बात करें। उससे क्या होता है कि वो प्रिवेंशन करता है। अगर उसमें भी नहीं होता तो उसकी फिर डोज बढ़ाई जाती है। तो इसका स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है। समझने की बात यह है कि एस्मा कभी चला नहीं जाता, इस काइंड ऑफ एलर्जी है समझें, और वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये अभी इस साल आया, क्या पता अगले साल फिर आए, हो सकता है ना आए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो इसको ज़रूर समझने की बात। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, खास के एशियन कम्युनिटी में, कोई ऐसी दवाई दें कि एस्मा ख़त्म हो जाए। एस्मा ख़त्म नहीं होता, इट्स लाइक एन एलर्जी, इट्स स्टेप अप स्टेप डाउन। बेहतर है तो नीचे चले जाएँ, बेहतर नहीं है तो ऊपर चले जाएँ। तो अभी जो इन्हेलर वाइज फ़र्ज़ कीजिए पहले ने नहीं काम किया, तमाम दूसरी चीज़ें भी देखी, उसके अलावा भी नहीं समझ में आ रहा, तो इन्हेलर अब कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरी मिसेस अली बोल रही हूँ मैनचेस्टर से। जी मिसेस अली। तो मेरा मसला है, मेरी उम्र 60 ईयर है जी, और मेरा वजन जो है लास्ट 3 मंथ में एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा है। अभी 91 kg है, तो 75 से वजन ज्यादा हो गया है। समझ नहीं आती, मैं डर डर के डॉक्टर साहब खाती हूँ, परहेज के साथ खाती हूँ, और मुझे एलर्जीज भी बहुत सवेर होने लग गया, और इंसोमिया मुझे बहुत है, नींद नहीं आती। तो मेरा वजन और मेरे पैरों पे बहुत स्वेलिंग रहती है, पाँव के अराउंड बहुत स्वेलिंग, ऐसे दबाने से उधर डीप होल भी बन जाता है। जी समझ गया। और आपने कहा ये सिर्फ 3 महीने से हुआ है? जी 3 महीने से मेरे सिम्टम्स ये हुए हैं। तो और उससे पहले आपका वजन 70 kg था? 75 जी 75 से भी कम था, कंट्रोल में। चले हाँ वही तकरीबन। अच्छा ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आपने डॉक्टर से बात की? मैंने अपने जीपी से वजन की बात तो नहीं की, मैं लेकिन एलर्जीज ये आपको कोरोना की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से जीपी को देख तो नहीं सके, लेकिन ऑन द फोन जो भी। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, आप फिक्र ना करें, मैं बताता हूँ। मिसेस अली के सवाल के साथ साथ हमारे साथ एक और टेलीफोन लाइन पर कॉलर मौजूद है, उनसे भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पूछें जी, अपना नाम बताएं, एज एंड क्वेश्चन। मेरा नाम बल्कीस है, मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। मेरे घुटनों को बहुत ज्यादा दर्द है, वैसे दर्द नहीं है, तो चलती हूँ तो दर्द होता है, सूजन भी नहीं है। तो चलती हूँ तो मेरी जो पिनियां ना, उनमें भी बहुत दर्द होता है। इसके बारे में कुछ बता दें। आपकी एज क्या है बल्कीस? जी आपकी उम्र क्या है? 62। ओके 62, ठीक। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब, अभी बताते हैं इसका। जी डॉक्टर साहब 2 सवाल हैं आपके पास इस वक्त। जी तो मिस अली ने पूछा था, शी 60 ईयर ओल्ड, और उनका वज़न सडनली फ्रॉम ऑलमोस्ट 70 to 90 kg तक चला गया 3 महीनों के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है एक्चुअली। इतने जल्दी अगर वज़न इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं जो सबसे पहले एडवाइस दूंगा कि वो एक ब्लड टेस्ट जाके अपने डॉक्टर से करवा लें। और ब्लड टेस्ट में
हर हम एक अपनी लैंग्वेज में एक जनरलाइज एमओटी टेस्ट कह लेते हैं, जिसमें कि वो अपना फुल ब्लड काउंट्स, किडनी, लिवर, डायबिटीज़ का और कुछ एक टेस्ट प्रोबीएनपी भी आता है हार्ट के लिए, वो भी करा लें। थायराइड ज़रूर करा लें। यानी ये एमओटी के अंदर कंप्लीट ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो थायराइड का टेस्ट जो उसमें ये बेसिक है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ने पे और भी ऐड हो सकते हैं। मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं पेशेंट के साथ तो नहीं उस वक्त लिखते, मैं बेसिक एक जनरल टू स्टार्ट द प्रोसेस। फुल ब्लड काउंट्स, किडनी रीनल फंक्शन हो गया, किडनी फंक्शन हो गया या लेफ्टी लिवर फंक्शन हो गया, थायराइड के टेस्ट हो गए, डायबिटीज़ के टेस्ट हो गए, और प्रो BNP कहलाता है जो कि हार्ट फेलियर वगैरह के लिए भी टेस्ट होता है अक्सर। जैसे क्योंकि उन्होंने सूजन का मेंशन किया, पाँव में सूजन आ रही है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। तो ये एक जो टू स्टार्ट विद, आई थिंक शी शुड हैव दीज टेस्ट टू बिगिन विद, और उसके बाद उनके रिजल्ट पे मुनहसर है कि आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे चलती हैं। तो अगर उसमें कोई चीज़ साबित हो जाएगी तो वो डॉक्टर ज़ाहिर है उस राह पे जाएगा, अगर फर्स्ट कीजिएगा नहीं आता तो फिर वो दूसरी तरफ किया जाएगा। तो लेकिन दैट्स अ फर्स्ट थिंग टू डू। अच्छा, दूसरे हमारे एक बिल्कीस थी, उन्होंने हम पूछा कि उनके पाँव में, नीज़ में, घुटनों में दर्द रहती है। हाँ, घुटनों में दर्द है काफ़ी, और वो काफ़ी, तो बिल्कीस 62 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने कोई इंजरी वगैरह मेंशन नहीं की कि उनको कोई इंजरी वगैरह हुई थी। तो मैं इवन कह रही है कि वो जब वॉक करती हैं, चलती हैं, तब उनको ये पेन फील होता है, यूजली मतलब बैठने से या इस तरह से भी नहीं है। तो मुझे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो जनरलाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि वेयर एंड टेयर, घिस जाना घुटनों का, और वो उसकी वजह से अक्सर लोगों को पेन होता है। तो बिल्किस का मैंने वज़न वगैरह नहीं पूछा, लेकिन जो पहली एडवाइस हम करते हैं, पहली चीज़ वो ये है कि अगर आपका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है तो वो वज़न को आप कम करें। वज़न कम करने के बाद फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह करें। एक्सरसाइज में डॉक्टर जो है आपका रेफ़र कर सकता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, एक्सरसाइज लीफलेट दे सकता है, और साथ साथ पेन के लिए पेन रिलीफ ले लें। अगर उनको बहुत ज़्यादा मसला है, पेन होता है, तो मैं मशवरा दूंगा कि वॉकिंग एड्स यूज़ कर लें, छड़ी यूज़ कर लें अगर पेन में है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वज़न जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब आपको फ्लेयर अप, अक्सर जॉइंट में पेन जब होता है ना, उसका एक ज़ोर आता है शदीद, 3-4 दिन ज़ोर आया और फिर थोड़ा सेट हुआ, फिर ज़ोर आया। तो जब ज़ोर आए तो पूरे जिस्म पे उसे छड़ी यूज़ करें ताकि वेट जो है ना थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और आपका घुटने क्योंकि कमज़ोर हैं तो उस पर ज़्यादा वज़न ना पड़े। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। टॉपिकल जेल लगा सकती हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हैं, और लॉन्ग टर्म में बहुत सारी दूसरी भी मैनेजमेंट है, सर्जिकल स्टाइल जो कि डॉक्टर साहब हमारे पास एक और हमारे सोशल मीडिया पे क्वेश्चन है, ये हमारे पास वक्त कम है, शायद ये आखिरी क्वेश्चन हो आज के प्रोग्राम का। उसमें ये है कि एक साहब हैं, ही इज़ 42 ईयर्स ओल्ड, वो चाह रहे हैं कि उन्होंने लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की, खाने शाने खाएँ जो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, एंड ही इज़ अराउंड 100 kg एट द मोमेंट, और उनकी जो हाइट है वो 5 फीट एंड 9 इंच है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं अभी से एक्सरसाइज शुरू करना चाहूँ तो उम्र के इस हिस्से में शुरू कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकूँ और एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकूँ। क्या एडवाइस करेंगे? There is a saying called life start at 40, so उनको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि he is old. First of all ये सोचें कि he is still young. He's still young, obviously. I think जो first important issue मेरा किसी भी शख्स का उनकी height, I'm not sure क्या height है, लेकिन नहीं हाइट उन्होंने बोली है 5 फुट एंड 9 इंच। So he is overweight, quite overweight actually. तो सबसे पहले तो उनको चाहिए कि अपने वेट रिडक्शन के लिए करें। अगर उनको सबसे उसमें डाइट है, एक्सरसाइज है, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो एक नई जर्नी, एक नई लाइफस्टाइल, एक नया कमिटमेंट करना चाहते हैं, तो जाके एक प्रॉपर जनरलाइज ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें। उसमें डायबिटीज़ के लिए अपने लिपिड प्रोफाइल करा लें, फुल ब्लड काउंट, लिवर, किडनी फंक्शन, जो बेसिक एक ब्लड टेस्ट है वो ज़रूर करा लें, ताकि उससे उनको पता चल जाए कि अंदर क्या हालात चल रहे हैं। अगर आई एम अज्यूमिंग होपफुली इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन, देन ही कैन स्टार्ट लाइफस्टाइल चेंजेस, उसमें डाइट, एक्सरसाइजेज। सबसे पहले तो मैं उनको मशवरा दूंगा वेट रिड्यूस करें इस वक्त, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़ाहिर है डाइट और एक्सरसाइज, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डाइट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। बिल्कुल, तो आई थिंक दैट वुड बी, एंड इट्स नॉट नेवर टू लेट। और डॉक्टर साहब अभी एक मैं आपसे पूछूंगा चीज़, आपने शुरू में हमने प्रोग्राम में बात की थी एंजाइटी की और पैनिक अटैक की। अक्सर वक़्त ये होता है कि हमसे कुछ चीज़ खो जाती है, मोबाइल फ़ोन होता है नहीं मिल रहा होता, या एयरपोर्ट पर सफ़र करते हैं तो पासपोर्ट गुम हो जाता है। तो उस वक्त की जो कैफियत है, क्या हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पैनिक अटैक? क्योंकि जो ही वो चीज़ मिलती है तो वो बिल्कुल हम इंसान नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल, मैं उसको पैनिक अटैक तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह एंक्शस ज़रूर हो जाते हैं हम। सही है। तो उसके लिए भी मैं यही बात है कि अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने एक चीज़ खो दी और मैं उस पर एंक्शस होना शुरू हो गया उस वक्त, तो ज़ाहिर है मेरा दिमाग तो वैसे ही काम नहीं करना शुरू करेगा। बिकॉज फ़र्ज़ कीजिए जो पहली चीज़ खोने के बाद आपको जहन में आती है, यू स्टार्ट टू रिमेंबर योर ट्रेस, कहाँ गया था मैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं एंक्शस हो गया और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया तो मैं कैसे याद रखूँगा कि मैं कहाँ गया था। तो सबसे पहले फिर वही बेसिक वाली बात है
कि अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है इस इशू से तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करें, थोड़ा सा फोकस करें अपना, 1 मिनट दें, 2 मिनट दें, हाँ 1-2 मिनट दें। अगर इतना ज़्यादा डिसरप्टिव है तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, काम डाउन करें, फिर जाके वो दूसरी चीज़ पे फोकस कर सकेंगे। अगर वो एंग्शियस होंगे, पैनिक यानी कि उनको इतनी डिसरप्शन हो रही होगी तो वो ढूंढेंगे कहाँ से। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर वही बात आती है कि वंस इफ़ यू नो कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, अपने आप को स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे मैनेज करना है, फोकस अपना डाइवर्ट कैसे करना है, तो वो हर जगह काम आती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन ऐसी है तो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको देखें और इससे जो है ना लाइफस्टाइल में काफ़ी, और आई थिंक वी ऑल नीड दैट। ओके डॉक्टर साहब, हमारे पास तकरीबन 1 मिनट से भी कम है, तो आखिर में आप हमारे नाजरीन को क्या एडवाइस करेंगे कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है उसमें दुकानों पर और बहुत सारी जगहों पर मास्क जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो है दिसंबर तक हालात बेहतर होंगे। हमारे पास 30 सेकंड है। मैं मास्क ज़रूर पहने जब भी निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथ को धोएं। ये इट्स अ पार्ट, अगर ये नहीं करेंगे तो लाइफ रिज्यूम नहीं होगी नॉर्मल वे में। हाथ मिलाने से गुरेज करें, लोगों के गले लगने से गुरेज करें, ये सब सिंपल चीज़ों को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान गौहर साहब। नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा। डॉक्टर इमरान गौहर, उन्होंने आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के बारे में बताया। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में आपसे।